नोच पर ऑटो रेगुलेशन होता है। कोई सवाल है किसी का? हाँ सर, ये 25 के OH वो वोल्टेज आता है तो 19 तक क्यों कम हो जाता है? कोई इसका कोई कारण होता है क्या? नहीं, कम हो जाता है तो उसका जवाब तो OHE वाला देगा ना। अगर कम हो गया, आपका मीटर बता रहा है कम बता रहा है, तो आप TLC TPC से बोल दो। और जनरली क्या है, लोको पायलट ऐसे केस में TLC को बोलता है कि भाई वोल्टेज बहुत कम है। वो बात कर लेगा TPC से, TPC देखेगा क्या कारण है। तो कई बार क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन में ऐसी दिक्कत आती है, कई बार यह सेक्शन में गाड़ियां बढ़ जाती तो भी होता है, थोड़ा कम हो जाता है वोल्टेज। तो ऐसा, लेकिन लगातार कम हो रहा है और टाइम भी लॉस हो रहा है आपका, तो फिर आपको TLC को बताना पड़ेगा कि OHE वोल्टेज कम है, इसके कारण पूरा वोल्टेज नहीं मिल पा रहा और स्पीड नहीं आ पा रही। तो वो क्या है, आपके अकाउंट में नहीं रहेगा ना, फिर वो TPC उसका जवाब देगा क्यों कम है। क्लियर? ओके सर। पहली नोच पर ऑटो रिग्रेशन होता है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है वो समझना है, पहली नोच पर ऑटो रिग्रेशन होता है। पहली बात तो क्या है कि नोच तो आ रही है भाई, ऑटो रिग्रेशन तो पहली नोच आने के बाद हो रहा है, इसका मतलब नोच तो आ रही है ना। तो नोच आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि VE1 तो एनर्जाइज होता है। क्योंकि अगर VE1 एनर्जाइज नहीं होता तो नोच ही नहीं आती। इसका मतलब V1 एनर्जाइज हो रहा है। अब ऑटो रिग्रेशन हो, यानी नोच आ रही है और रिग्रेस हो रही है। तो इसका मतलब कि जब नोच आ रही है उसके बाद V2 भी अपने आप एनर्जाइज हो जा रहा है। इसीलिए तो, क्योंकि रिग्रेशन हो रहा है तो कौन करता है रिग्रेशन? V2 करता है। तो सबसे पहले आप इसको, हमने पहली नोच पर ऑटो रिग्रेशन हो रहा है, ब्रैकेट में लिखा है LSGR बुझकर फिर से प्रकाशित होता है। मतलब जब नोच आती है तो LSGR बुझता है और वापस नोच जीरो हो जाती है तो वो प्रकाशित होता है। तो इस केस में हमको, जब आप नोच लेते हो ना, नोच लेते समय LSP लैंप चेक करना। ध्यान देना, पहले से ही LSP प्रकाशित होगा तो नोच आएगी ही नहीं। क्योंकि अगर पहले से LSP प्रकाशित है तो इसका मतलब Q48 एनर्जाइज है, और Q48 एनर्जाइज होगी तो Q51 भी एनर्जाइज होगी, तो नोच आएगी ही नहीं, तो टोटल लॉस आएगा। लेकिन यहाँ पर LSP चेक करें, मतलब नोच लेने पर जब आप एम्प्टी को प्लस पे ले जा रहे हो तो उस समय आप ये भी देखो कि जब आप नोच ले रहे हो LSP भी जल रहा है क्या। अगर नोच लेते समय LSP भी जल रहा है और नोच रिग्रेस हो रहा है, तो इसका मतलब LSP प्रकाशित कब होता है? बोलिए आप में से कोई भी, LSP प्रकाशित कब होगा, किसके द्वारा होता है? Q48 एनर्जाइज होने पर। 48 एनर्जाइज होने पर। वेरी गुड। Q48 किसके द्वारा एनर्जाइज होती है? QD के द्वारा। QD के द्वारा। किसके? QD के द्वारा। और QD कब एनर्जाइज होती है? जब या तो व्हील स्लिप मतलब करंट डिफरेंस, सीधी बात बोले तो QD कब एनर्जाइज होगी? करंट डिफरेंस होने पर। व्हील स्लिप आता है तो भी करंट डिफरेंस होता है। क्लियर? तो यहाँ पर जब आप नोच ले रहे हैं LSP प्रकाशित होता है, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि या तो व्हील स्लिप हो रहा है या फिर कोई मोटर ओपन सर्किट भी हो सकती है। क्योंकि एक मोटर में सप्लाई जाएगा, एक में नहीं जाएगा, तो करंट डिफरेंस होगा। मतलब किसी न किसी कारण से करंट डिफरेंस हो रहा है। तो आप लिखा हुआ है, यदि व्हील स्लिप के साथ एमीटरों में उतार चढ़ाव है तो ZQWC का उपयोग करें, सेंडिंग करें। यदि कोई एक एमीटर डेविएट नहीं होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो मीटर डेविएट नहीं होता है तो वो मोटर में सप्लाई जा ही नहीं रहा है। तो किसी मोटर में सप्लाई नहीं जा रहा है तो QD में तो करंट डिफरेंस हो जाएगा, एक में जा रहा है एक में नहीं जा रहा है। तो यदि कोई एक एमीटर डेविएट नहीं होता है तो HMCS के द्वारा संबंधित ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करें। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कैप 1 है, A3 आपको शो नहीं कर रहा है। क्या अगर हम मॉडिफाइड की बात करें तो कैप 1 में 312 होता है, 3 का करंट, 1 और 2 का वोल्टेज, है ना। तो 3 मतलब जो A3 है, 3 नंबर का जो करंट बता रहा है वो डेविएट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी ट्रैक्शन मोटर 3 में सप्लाई नहीं जा रही है। ट्रैक्शन मोटर 3 में नहीं जा रही है तो 2 में तो जा रही है लेकिन 3 में नहीं जा रही है, तो QD1 एनर्जाइज हो जाएगी। आपने HMCS को तो नॉर्मल है आपका, लेकिन किसी कारण से TM3 में सप्लाई नहीं मिल रही है तो आप TM3 को आइसोलेट करेंगे जब HMCS के द्वारा, तो जो आपका Q48 का सर्किट है वो कट जाएगा। अभी ध्यान से देखना, जब आप HMCS को ऑपरेट करके उस मोटर को आइसोलेट कर देंगे तो Q48 का सर्किट ही कट जाएगा।
मतलब फिर 48 पिकअप नहीं होगी, क्यूडी तो होगी क्योंकि क्यूडी तो करंट डिफरेंस से होने वाली, लेकिन 48 ही नहीं होगी तो आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि 48 एनर्जाइज होके आगे गड़बड़ करती है ना। तो आप HMCS के द्वारा जो मीटर डेविएट नहीं हो रहा है उससे संबंधित मोटर को आइसोलेट कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अनमॉडिफाइड लोगों में यदि सभी एमीटर डेविएट होते हैं तो अनमॉडिफाइड में तो हमको 2 और 5 का पता नहीं चलता है, तो 2 और 5 को भी बारी बारी से आइसोलेट करके देख लेंगे कि भाई किसमें खराबी। शंटिंग कॉन्टेक्टर अगर कोई क्लोज हालत में अटक जाता है तब भी ऐसा होगा, तो LT टेस्टिंग में हम अंदर जाएंगे ST कंपार्टमेंट में और सारे शंटिंग कॉन्टेक्टरों को इलेक्ट्रोवाल दबा के देखेंगे। अगर क्लोज हालत में तो ओपन करने का प्रयत्न करेंगे और सफलता नहीं मिलती है तो HMCS के द्वारा मोटर आइसोलेट करके देख लेंगे। तो ये एक भाग था कि जब नॉच ले रहे हैं, पहली नॉच पे ऑटो रिग्रेशन तो आ रहा है, लेकिन हमको ध्यान क्या रखना है, नॉच लेते समय आपको LSP को देखना है। आपने नॉच लिया, LSP प्रकाशित हो रहा है तो हम इतने आइटम चेक करेंगे, मतलब हम समझ जाएंगे कि Q48 हो रही है किसी भी कारण से और इतने आइटम चेक करेंगे। लेकिन दूसरा भाग है इसका कि नॉच आपने लिया, ऑटो रिग्रेशन तो हो रहा है लेकिन LSP नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि Q48 का तो कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि LSP जलता तो Q48 का रोल होता। तो फिर आप नॉच ले रहे हैं, V1 एनर्जाइज हो रहा है तो VE2 भी हो रहा है एक नॉच पे, वो कहां से हो रहा है? तो देखिए यहां पर नॉच लेने पर LSP प्रकाशित नहीं होता है। पीछे वाली कैप की BL बराबर लॉक है, सुनिश्चित करें। देखिए अगर पीछे वाली कैप का BL, जब हम कैप बदलते हैं तो पीछे तो BL को लॉक करके आते हैं, अगर वो अनलॉक है, मान लीजिए कैप बदला और वो अनलॉक रह गया तो क्या होगा? जब आप नॉच लेंगे तो नॉच तो आएगा, लेकिन पीछे की कैप में MP तो 0 पर है ना, तो MP 0 V2 का सर्किट जो है उसमें नीचे GR32 से जैसे ही एक नॉच आएगा MP 0 के द्वारा V2 को सप्लाई मिल जाएगी, तो नॉच आएगा और फिर पीछे, क्योंकि पीछे से सर्किट पूरा हो जाएगा, BL अनलॉक MP 0, तो तुरंत रिग्रेस हो जाएगा। तो पहला आपको देखना है पीछे वाले कैप का BL बराबर लॉक है कि नहीं, सुनिश्चित करना है। करने पर यदि पायलट लैंप प्रकाशित रहते हैं तो इस बात का संकेत है कि पीछे वाली कैप का BL अनलॉक हालत में है, लेकिन आपने आगे लॉक किया तो पायलट लैंप बुझ जाते हैं। लेकिन अगर प्रकाशित है तो आप समझ जाओगे भाई पीछे तो अनलॉक है। लेकिन फेलियर के समय आपको केवल इस पे भरोसा नहीं करना है, आपको एक बार वो पायलट लैंप जले या बुझे, एक बार BL लेके पीछे की कैप में जाके 2-3 बार ऑपरेट करके देख लेना है। कई बार क्या होता है कि पायलट लैंप तो बुझ जाते हैं, आपने BL निकाल लिया फिर भी पीछे अनलॉक है, तो 1-2 बार लगा के उसको ऑपरेट करके 2-3 बार ऑपरेट करके देख लेना। तो पहला कारण पीछे वाली कैप का BL आपका अनलॉक रह गया है। अब आप गए पीछे उसको लॉक करने के लिए, तो लॉक करो, चाबी लेके जाओ BL की, लॉक हो गया तो ठीक है, लेकिन लॉक ही नहीं हो पा रहा है तो सफलता नहीं मिली, तो क्या करेंगे? Q118 को स्विच करें, ZSMS को 0 पर रखें और EEC के द्वारा काम करें। वो भी किसमें कर पाएंगे आप? अनमॉडिफाइड लोगों में, जिसमें ZSMS दोनों पोजीशन पे काम करता है। तो अब आपने ZSMS को घुमा दिया तो क्या होगा? आप पीछे जो MP से सर्किट बन रहा था वो नहीं बनेगा, क्योंकि ZSMS की दो अलग अलग पोजीशन है। तो ZSMS को 0 पर कर दिया और Q118 को क्यों वेज करना पड़ेगा? Q118 को इसलिए करना पड़ेगा कि जो आप याद करो Q46 का सर्किट क्या बोलता है, 46 के सर्किट में MP 0 GR किसी नॉच पर है तो 46 एनर्जाइज होती, तो पीछे की कैप के द्वारा पीछे तो MP तो 0 पर ही है, वो तो हिलेगा नहीं, तो MP 0 है और आगे से आप नॉच ले रहे हो, GR नॉच पर है, तो क्या हो जाएगा? 46 के द्वारा डीजेक्ट हो जाएगा। इसलिए अनमॉडिफाइड में ऑटो रिग्रेशन तो नहीं आएगा, आप EEC से कर सकते हैं, लेकिन Q118 को वेज करना पड़ेगा। लेकिन मॉडिफाइड लोको है तो मॉडिफाइड का मतलब कि जिसमें आपका MP EEC साथ में काम करता है, मतलब ZSMS का कोई रोल नहीं है, तो उसमें तो ऑटो रिग्रेशन आता रहेगा। आप यहां से नॉच लोगे, पीछे MP 0 के द्वारा V2 को फीड मिल जाएगी, वो फिर रिग्रेस कर देगा। तो मॉडिफाइड में केवल एक ही है आपके पास रास्ता, GR का मैनुअल कंट्रोल करना पड़ेगा, सेक्शन क्लियर करना पड़ेगा। तो ये कारण है पीछे वाली कैब का BL अनलॉक रह गया, लॉक नहीं हो पाता है। तो दूसरा, अगर BP प्रेशर सामान्य है, आपका BP ड्रॉप नहीं हुआ है, VCD ऑपरेट हो गई है, अब VCD ऑपरेट होगी तो BP ड्रॉप होगा,
लेकिन किसी कारण से आपने आईपी मैग्नेट वाल का कॉक बंद करके रखा था, ऐसे में वीसीडी ऑपरेट हो गई, तो पहली नॉच पे ऑटो रेगुलेशन क्यों आता है? भाई वीसीडी जब ऑपरेट होती है तो क्यूवीसीडी एनर्जाइज होती है, तो V2 की स्वतंत्र फीडर को याद करिए, उसके ऊपर V2 के स्वतंत्र फीडर के ऊपर क्यूवीसीडी का एनो इंटरलॉक है, तो क्यूवीसीडी एनर्जाइज होगी तो स्वतंत्र फीडर के द्वारा V2 को फीड मिल जाएगी पहली नोच आते ही। बीपी इसलिए ड्रॉप नहीं हुआ क्योंकि आईपी मैग्नेट वाल किसी कारण से बंद है। तो दूसरा कारण है कि बीपी वीसीडी ऑपरेट हुई है लेकिन आईपी मैग्नेट वाल का कॉक किसी कारण से बंद है। इस केस में भी एलएसपी तो जलेगा नहीं क्योंकि 48 का लेना देना नहीं है। तो अगर वीसीडी माल फंक्शनिंग करती है तो पहली बार में उसको आइसोलेट कर देंगे। और तीसरा कारण है कि मॉडिफाइड जेडएसएमएस वाला लोगो है। मॉडिफाइड जेडएसएमएस का मतलब कि जिसमें एमपी और ईसी दोनों काम करते हैं बिना जेडएसएमएस को घुमाए। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, जेडएसएमएस को कहीं रखने की जरूरत नहीं, एमपी से भी नोच आएगा और ईसी से भी आएगा, बीपीपी और बीपीआर के द्वारा। तो मॉडिफाइड में अगर बीपीआर दबी हुई अवस्था में चिपक गया है, आपने रिग्रेस करने के लिए दबाया और चिपक गया, तो भी यही होगा, पहली नोच पर ऑटो रिग्रेशन आएगा और एलएसपी प्रकाशित नहीं होगा। इस केस में आपको क्या करना है, बीपीआर को छुड़ाने की कोशिश करनी है, ठीक है। और अगर वो नहीं हुआ, बीपीआर को छुड़ाने की कोशिश करनी है, नहीं तो फिर आपको जीआर का मैनुअल करना है। यहाँ पे एक चीज लिखा है, यदि सफलता नहीं मिलती है तो जेडएसएमएस की पोजीशन बदलें। अब मॉडिफाइड में तो जेडएसएमएस की पोजीशन बदल के कुछ नहीं होगा, तो ये गलती से लिखा है, देख लेना, इसको काट देना अगर आपकी किताब में लिखा है, क्योंकि मॉडिफाइड में तो जेडएसएमएस की पोजीशन बदलने का कोई मतलब ही नहीं है। मॉडिफाइड में सीधा आपको एक ही काम करना पड़ेगा, जीआर का मैनुअल कंट्रोल करके सेक्शन क्लियर करना पड़ेगा। तो ये तीन कारण हैं। अगर पहली नोच पर ऑटो रिग्रेशन आ रहा है तो तीन कारण है, पीछे वाली कैप का बीएल अनलॉक रह गया है, पहला कारण एलएसपी प्रकाशित नहीं हो रहा है तब, दूसरा वीसीडी ऑपरेट हो गई लेकिन आईपी मैग्नेट वाल का कॉक बंद है, और तीसरा मॉडिफाइड जेडएसएमएस वाले लोगों में बीपीआर दबी अवस्था में रह गया है। तो ये तीन कारण है, एलएसपी जब प्रकाशित नहीं होता और फर्स्ट नोच का ऑटो रिग्रेशन आता। क्लियर? इसमें कोई सवाल किसी का? सर ये जो बीएल अनलॉक रह जाता है कैब में, तो सेक्शन क्लियर करने के लिए वही कैब से काम नहीं कर सकते क्या? वो दूसरी वाली कैब का तो लॉक है बीएल। हाँ। तो जिसका अनलॉक, फिर उसको लॉक करने का कोशिश करना पड़ेगा, नहीं तो आगे से कैसे काम करोगे? या तो पीछे से करोगे तो फिर सेक्शन क्लियर होगा केवल। अब वही तो बोल रहा हूँ सर, सेक्शन क्लियर तो हो सकता है ना पीछे वाले कैब से। तो फिर पीछे की कैब से ही करना पड़ेगा ना आपको, तो केवल सेक्शन क्लियर होगा, लेकिन सेक्शन क्लियर करके तो फेलियर हो गया ना भाई, सेक्शन क्लियर। लेकिन सही है आपकी बात, ब्लॉक सेक्शन पे ये तो आप पहले सेक्शन क्लियर कर लो, बाद में करो। लेकिन पीछे आपका सबसे पहले तो आप यही करोगे ना कि भाई बीएल पीछे का अगर अनलॉक हो गया तो लॉक कर दो, लॉक कर दोगे तो फिर आगे से गाड़ी चलेगी, फिर तो आप डेस्टिनेशन तक जाओगे। लेकिन लॉक नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करोगे? नहीं, ये इसमें लिखा है ना कि जीआर का मैनुअल कंट्रोल करके सेक्शन क्लियर करेंगे, तो उससे अगर इसमें कौन से पॉइंट में लिखा? ये यदि पीछे वाली कैब की बीएल अनलॉक है तो एक तो उसको लॉक करने का प्रयत्न करना है, सफलता नहीं मिलती है तो Q11 को वेच करके जेडएसएमएस को 0 पर रखकर ईसी से काम करो, बराबर। तो ईसी से तो आप डेस्टिनेशन तक गाड़ी चला सकते हो ना बीपीपी के द्वारा, लेकिन मॉडिफाइड में जीआर का मैनुअल करो लिखा है। अब मॉडिफाइड लोग को है, उसमें ईसी से आप काम नहीं कर सकते, मैं अभी सर्किट से बताऊंगा। उसमें आप या तो जीआर का मैनुअल करो या फिर पीछे की कैप, दोनों ही केस में सेक्शन क्लियर होगा, दोनों ही केस में अधिकतम 40 kmph की स्पीड रहेगी। आप जैसा बोल रहे हैं ना, पीछे की कैप से भी चला सकते हैं, लेकिन वही होगा ना, पीछे की कैप से चलाओगे तब भी अधिकतम स्पीड क्या रहेगी? 40 kmph।
सीआर का मैनुअल करोगे तब भी वही होगा, सेक्शन ही क्लियर होगा और अधिकतम 40 kmph। तो कर सकते हैं जो आप बोल रहे हो, लेकिन दोनों में केवल सेक्शन होगा अधिकतम 40 kmph से। ठीक है, तो मैं बता दूंगा इसके बाद आपको किट से बता दूंगा। तो अभी चाय पी लीजिए।